स्वागत है आप सभी प्यारे भाइयों बहनों का सुपर एग्जाम अड्डा पे। मैं राजीव। पेट परीक्षा जो 2022 में हुई थी, 2022 में पेट के 4 पेपर हुए थे, उसमें हम लोग पहला सेट लेके आपके सामने आ रहे हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। अपने सीधा प्रश्नों पे आएंगे, बहुत समय नहीं खराब करना है। पहला प्रश्न है हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग। हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है डाट के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। तो यहाँ पे ग्रीन अकाउंटिंग या हरित लेखांकन देश के कुल वन क्षेत्र, यहाँ पे क्या लिखेंगे, देश के कुल वन क्षेत्र के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। दूसरा प्रश्न है हमारा, संघाई महोत्सव निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो मेरे प्यारे भाई, संघाई महोत्सव आयोजित किया जाता है मणिपुर में नवंबर महीने के आसपास। यहाँ का जो मणिपुर का राष्ट्रीय पशु है वो है संघाई। हिरण की एक प्रजाति है संघाई, जो मणिपुर में पाया जाता है। उसी के नाम इस महोत्सव का नाम पड़ा है कौन सा? संघाई महोत्सव, जो नवंबर माह के आसपास मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? ये गुप्त वंश का सवाल है, गुप्त काल का। और इसमें पहला राजा है श्रीगुप्त, जो गुप्तों का संस्थापक था, जिसने एक भी नवरत्न या दरबारी नहीं रखे थे। दूसरा राजा दिया गया है समुद्रगुप्त दिया गया है, जो कि अपने दरबार में राज्य उनको नहीं रखा था। लेकिन जो तीसरा राजा दिया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिसकी उपाधि किसकी थी? विक्रमादित्य की थी। ये भारत का पहला विक्रमादित्य है। और उपाधि क्यों मिली थी? क्योंकि इसने शकों को भारत से पराजित करके बाहर भेजा था। इनके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। और उन नवरत्नों में सबसे बड़ा नाम था कालिदास, साहित्यकार, धनवंतरी, चिकित्सक या आयुर्वेद जानकार, वराहमिहिर भूगोल शास्त्री, घटकपर जादूगर, ठीक, अमर सिंह, शंकु, छपरा, वररुचि, ये सभी जो थे क्या थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या थे? नवरत्न थे। ठीक। और अगर प्राचीन भारत में कभी राज दरबारी या रत्न रखने की परंपरा की बात आएगी, तो पूरे प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे पहले राज दरबारी रखने की परंपरा शुरू किया कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क। उसके पहले किसी ने अपने दरबार में नवरत्न रखने की परंपरा को नहीं शुरू किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर मेरे भाई बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित राजवंशों में किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? अब ये क्वेश्चन में कई बार, हर बार क्लासों में तो ऑफलाइन में तो मैं हमेशा बताता रहता हूँ। जैसे मेरे प्यारे भाई, सबसे पहला राजवंश कौन सा है? गुलाम। सबसे पहला राजवंश गुलाम, 1206 से 1290, 1206 से 1290। दूसरा कौन सा है भैया? खिलजी 1290 से 1320, 1290 से 1320। तीसरा कौन सा है? तुगलक। 1320 से 1414, 1320 से 1414। चौथा कौन सा है? सैयद 1414 से 1450 या 1451 कहीं पे आएगा। और पांचवा कौन सा है? पांचवा है लोधी 1451 से 1526। 50 साल से ज्यादा इनके पास है। बोले मैं जो जोड़ घटाने का काम नहीं कर रहा हूँ। 100 साल में कुछ ही साल इनका कम है। ठीक, लगभग 6 साल कम, 96। सबसे ज्यादा समय कौन गद्दी पे रहा? तुगलक रहे, 1320 से 14, 6 साल कम, 100 साल इनका पूरा हो जाता। 37 वर्षों तक ये लोग रहे और 30 वर्षों तक ये लोग रहे। तो यहाँ पे किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? क्या बताओ? 30 वर्ष खिलजियों ने, 1290 से 1320 मेरे प्यारे भाई। अगला प्रश्न है, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, वही लॉर्ड डलहौजी जिसने शुरू किया था ट्रेन, डाक, तार, सारी चीजों को शुरू किया, ट्रेन की शुरुआत। इसकी टाइमिंग भारत में थी 1848 में भारत का गवर्नर बना। और कब तक गवर्नर रहा? 1856 तक। कब तक गवर्नर रहा? 1856 तक ये गवर्नर रहा। तो क्या कह रहा है कि डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए और देखो कब्जे में लिया। अब डलहौजी की एक नीति थी मेरे प्यारे भाई, हड़प नीति। किसकी नीति थी? हड़प, डलहौजी की नीति थी।
तो यहाँ पे अवध को कब्जे में लिया, अवध को कब्जे में लिया, अवध पे हड़प नीति लागू नहीं हुई थी। अगर वास्तविकता में इसका आंसर हमें देना हो तो इसमें दो आंसर सही हो जाएगा। लॉजिक से बात करें कैसे? अवध का जो अधिग्रहण हुआ था वो हड़प नीति क्या थी? वह राज्य जिस राज्य में राजा की अपनी संतान न हो वह दत्तक पुत्र लेके राज्य को आगे बढ़ाए, उस पर ब्रिटिश अपना कब्जा कर लेगी। ऐसा नहीं था अवध के साथ। अवध पे अव्यवस्था का आरोप लगा के डलहौजी ने क्या किया था? अवध को कब्जा किया था। इसमें यह भी आंसर राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से, लेकिन वो माध्यम नहीं था, वो कारण था। माध्यम क्या था? हड़प नीति के माध्यम से। इसलिए ये क्वेश्चन क्या है? माध्यम नहीं है, कारण है। यहाँ पे कारण होता तो सही रहता, माध्यम नहीं। अब हड़प नीति के माध्यम से, तो अब अवध को कैसे हड़पा था? हड़प नीति के माध्यम से। अगला प्रश्न है मेरे भाई, कौन सा प्रश्न है? हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। 99.99% जगहों वाले बच्चों को क्या पढ़ाया गया है भैया? लोथल लोथल लोथल। क्या दिक्कत है इसमें? लोथल। लेकिन क्या और भी कोई बंदरगाह थे? हाँ थे। बंदरगाह सिंधु घाटी की में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में था। बंदरगाह बलूचिस्तान में था, तो बलूचिस्तान का स्थल था, आपको पता होगा। सिंधु घाटी का सबसे पश्चिमी स्थल भी बंदरगाह था। तो यहाँ पे नाम क्या कमेंट करके बता दो। सिंधु घाटी का सबसे पश्चिमी स्थल, सबसे उत्तरी मांडा, सबसे दक्षिणी दैमाबाद, सबसे पूर्वी आलमगीरपुर। चलो अब बताओ सबसे पश्चिमी स्थल का नाम क्या था? जो क्या है? बंदरगाह है। तो दो बंदरगाह थे। अगला प्रश्न, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। अब आपको पता है कि जैन धर्म के 5 सिद्धांत हैं, जिनमें पहले 4 सिद्धांत 23वें तीर्थंकर द्वारा और 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य 24वें तीर्थंकर द्वारा जोड़ा गया। तो सिद्धांत क्या है? अहिंसा। अहिंसा सबसे प्रमुख सिद्धांत क्या है? अहिंसा। दूसरा है सत्य। दूसरा क्या है? सत्य। तीसरा सिद्धांत क्या है? असत्यय, चोरी नहीं करेंगे, असत्यय। ठीक है। चौथा क्या है? अपरिग्रह, अपरिग्रह। और 5वां है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? अहिंसा। कौन सा सही हो जाएगा? 44वां में क्या सही होगा? जल्दी बताओ। अहिंसा हो गया ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए खलीफा, खलीफा, खलीफा। सुना है ना खिलाफत आंदोलन? सुना है कि नहीं सुना खिलाफत आंदोलन? क्या मामला था यार खिलाफत का। पहला विश्व युद्ध समाप्त हो गया, प्रथम द्वितीय राष्ट्रों के बीच समझौता हो गया। अब तुर्की में सबसे बड़ा जो पद ऑटोमन साम्राज्य का था, तुर्की साम्राज्य का, वो था खलीफा का। ब्रिटेन के लोगों ने, ब्रिटिश सरकार ने उस पद को समाप्त कर दिया, खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। और जब विश्व युद्ध के बाद जब खलीफा का पद समाप्त किया गया तो पूरे विश्व के जो जहां पे मुसलमान जातियां थी सब उसके विरोध में आए। भारत में विरोध शुरू हुआ। तो भारत में 1919, अब इसमें विश्व युद्ध समाप्ति के जस्ट बाद की डेट देखो कौन सी है। इसमें पढ़ाने वाली चीज लॉजिक पकड़ो बस तुम। देखो ये डेट कौन सी है। विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1918 में, आंदोलन शुरू हुआ कब? 1919 में। तो कब हो जाएगा? 1919 की खिलाफत आंदोलन। नाम इसके पहले के वीडियो में चर्चा हुआ, फेमस क्वेश्चन है ये। ठीक है। चलो, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? उस समय न्यायाधीशों की संख्या अगर पूछेगा तुम संख्या बताओगे 7। 6 + 1, 1 मुख्य न्यायाधीश और 6 उनके साथ न्यायाधीशों की संख्या थी। अगला, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई? अब यार बच्चों को ये बात पता थी। 1857 मेरठ, नौठी के बटालियन सब पता है। तो क्या किसानों द्वारा? नहीं। जमींदारों द्वारा? नहीं। बागान मालिकों द्वारा? नहीं। किसके द्वारा? सिपाहियों द्वारा। कहाँ पे शुरू हुई? मेरठ में शुरू हुई। कब शुरू हुई? क्वेश्चन लगा कब शुरू हुई? तो तुम क्या बता दोगे? बताओ क्या बता दोगे? यहाँ पे आप बता देना कि कब। 10 मई 1857, यही ना कमेंट मांग रहा है। 10 मई 1857 कैसे शुरू की? मंगल पांडे ने, 34वीं उसके बैटालियन के सैनिक थे। ठीक है। कहानी क्या है? कहानी क्लास में दे दूंगा यार। राइफल खोलने वाला, गोली पोटली में उस काट के भरने का एक सीन होता था, वो सब ठीक है, चल दिया जाएगा। वो तत्कालिक कारण थे, धार्मिक वास्तविक कारण वो नहीं था, तत्कालिक कारण था शुरुआत। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि बंगाल में डाट डाट आंदोलन के दौरान, क्या क्वेश्चन दिया गया है? बंगाल में डाट डाट आंदोलन के दौरान
तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था? बंगाल में। कहां पे? बंगाल में। बंगाल से तुम्हें मैं घटना बताऊं, बंगाल की सबसे प्रसिद्ध घटना थी कौन सी? 1905 बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन कौन सी घटना थी? बंगाल का विभाजन। इसी के विरोध में शुरू हुआ बंग भंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन कई बार आया है कि वह कौन सा आंदोलन है जिसमें स्वदेशी विदेशी कपड़ों की होली खेली गई, तो वह कौन सा है? बंग भंग। और इसी बंग भंग आंदोलन का ही हिस्सा है स्वदेशी आंदोलन। क्या हिस्सा है? स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था। तो कौन सा आंदोलन हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहते हैं? गर्मी में हमको तुमको सबसे ज्यादा डांट पड़ती है, बाहर निकलने पे लू लग जाएगी। तो हवा का क्या नाम है? लू। क्या नाम है? लू। कहाँ पे? भारत, पाकिस्तान, उत्तर भारत में। भारत की मानक यामोत्तर रेखा, मानक यामोत्तर रेखा, इसे तुम क्या कह सकते थे? भारत की समय देशांतर रेखा। देशांतर रेखा क्या है? कौन सी रेखा पूछा है? तो आपको पता है मेरे भैया, ये आपका ग्लोब है, ये है 0 डिग्री देशांतर, जिसे तुम ग्रीनविच कहते हो। भारत के बीचों बीच से जो रेखा जाती है इसे हम कहते हैं 82.5 पूर्वी देशांतर। क्या कहते हैं? 82.5 पूर्वी देशांतर, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है और इलाहाबाद के नैनी के निकट से गुजरती है सीधी। अब ये जो रेखा है, इसी रेखा पे भारत एकदम आधो आध ऐसे बसा हुआ रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है। ये भारत के 2 टुकड़े बनाएगी, एक पूर्वी और एक पश्चिमी टुकड़ा। तो ये क्या? भारत की समय मानक रेखा है। कौन सी हो जाएगी? 82.5 डिग्री। अब इस रेखा के इधर पूरब इधर पश्चिम, तो पूर्वी देख लो, 82 देशांतर, 82.5 पूर्वी देशांतर। हाँ, अब यहाँ पे जो समय चलता है 60 अंश मिनट में चलेगा, समय में सूर्य चलती है। तो अगर यहाँ पे तुम 50 लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? 83 नहीं, यहाँ पे 60 का आधा करोगे तो कितना होगा? 30। तो या तो इसको तुम लिखो किसमें? 82 अंश 30 मिनट, या तो लिखो 82.5 ऐसे लिखो, तब ये सही माना जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? अब पहला क्वेश्चन अगर मैं तुमसे पूछूं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था, तुम कहोगे सब भारत छोड़ो चलाया गया था 1942 में। अब तुम बताओ 1942 में ऐसी कौन सी घटना घटी? 1942 में क्रिप्स मिशन आया, विश्व युद्ध चल रहा था द्वितीय 1939 से। क्रिप्स मिशन ने कहा कि भैया एक काम करिए, जैसे पहले के विश्व युद्धों में आप हमको सेना का मदद किए थे, यह विश्व युद्धों में मदद कर दीजिए। हम जैसे जो है युद्ध समाप्त होगा भारत को आजाद कर देंगे। एक लॉलीपॉप दोबारा फेंक दिए, आजाद कर देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। तो भारत ने कहा कि एक बार भैया लॉलीपॉप ले चुके हैं, अब मत दीजिए, बहुत हो गया। जैसे ही लोग गए तो हम कौन सा आंदोलन शुरू हो गया? क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद शुरू हो गया भारत छोड़ो आंदोलन। अगला, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अरावली राजस्थान का मैप अगर दिमाग में रखे हो तो अरावली ऐसे उत्तर टू दक्षिण विकास की पर्वत है, जो इधर दिल्ली को छूती है, इधर गुजरात को छूती है। ये रास्ता हुआ करता था पंजाब से सोमनाथ जाने का। इसी के किनारे किनारे महमूद गजनवी सोमनाथ को लूटने गया था। ठीक, अब इसकी सबसे ऊंची चोटी यही पे है, जिसका क्या नाम है? गुरु शिखर, जहां पे किसकी मंदिर? जैन की मंदिर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है भैया? गुरु शिखर है। तो यहाँ पे 4 और चोटियों के नाम दिए गए। कितने चोटियों के नाम दिए गए हैं? 4 और। पहली कौन सी चोटी है? अन्नाईमुडी, पंचमढ़ी और डोडा बेटा। ये सब किसके नाम दिए गए हैं? चोटियों के नाम दिए गए। तो क्या आप जानते हैं ये चोटियां किन पर्वत श्रृंखलाओं की चोटियां हैं? जानते हैं कि नहीं जानते? नहीं जानते तो समझ लो, डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी की है, नीलगिरी
गिरी पर्वत श्रृंखला की चोटी, किस किस चोटी है बाबू? नीलगिरी की, जिसकी ऊंचाई है 2337 मीटर। 2337 मीटर। एक और भी कार्य इसके नाम है, अभी बता रहा हूं। अन्ना मुडई, ये क्या, सॉरी, अनाई मुडई। अनाई मुडई भैया पश्चिमी घाटी जो श्रृंखला है, पश्चिमी घाटी पर्वत की चोटी है, और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। 2695 मीटर ऊंची। इसका रिकॉर्ड क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पंचमढ़ी। आपने पढ़ा होगा सतपुड़ा पर्वत एमपी के नीचे साइड में, पूरब टू पश्चिम विस्तार में, ऊपर बिंद, नीचे सतपुड़ा, बीच में नर्मदा बहेगी, पढ़े होंगे। तो यहाँ पे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है पंचमढ़ी, और पंचमढ़ी को कहते हैं सतपुड़ा की रानी। सतपुड़ा की रानी कहते हैं। क्या कहते हैं? सतपुड़ा की रानी। कितनी ऊंचाई है? 1067 मीटर ऊंचाई। 1067 मीटर ऊंचाई है। तो नीलगिरी क्या है? भारत का जो मैप होता है भैया, यहाँ पे पूर्वी घाटी पर्वत जो ब्रेक है, और यहाँ पे पश्चिमी घाटी, जहाँ पे मिल जाता है, यही क्या है? नीलगिरी है। जहाँ पे उनका जो भी एक जनरल कर्नल इनकी जहाज नहीं था, वहां पे क्रैश की थी। कहाँ की थी? नीलगिरी की पहाड़ियों पे की थी। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? डोडा बेटा। पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? यहाँ पे ध्यान रखना, कौन सी? अन्नाई मुडी। दक्षिण भारत की सबसे चोटी किसका हिस्सा है? पश्चिमी घाट का। और इसका क्या रिकॉर्ड है? दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा, नीलगिरी। क्लियर हो गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नई आर्थिक नीति को सामान्यतया विकास के मॉडल के रूप में जाना जाता है। यहाँ तुमको भरना है एलपीजी, और एलपीजी नहीं भरना लिक्विड पेट्रोलियम गैस वाला। इसको साइंस वाले मुझे पढ़ाते, तो हम क्यों पढ़ा रहे एलपीजी? इसका भैया अर्थ है लिबरलाइजेशन, पी का अर्थ है प्राइवेटाइजेशन, और जी का अर्थ है ग्लोबलाइजेशन। इसका क्या? नई आर्थिक नीति किस पे है? एलपीजी के मॉडल पे आधारित है। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, यदि उसमें कम से कम, अगर कोई सरकारी कंपनी है तो मिनिमम उस कंपनी के पास आधे से एक ज्यादा का शेयर होना ही चाहिए। तो इसमें आधे से एक ज्यादा, कम से कम पूछ दे रहा है ना, तो मिनिमम कितना होना चाहिए? 51% शेयर उसके पास होना ही चाहिए। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान स्थित है? तो भैया पूछ रहा है कि नैमिषारण्य कहाँ स्थित है? तो नैमिषारण्य स्थित है सीतापुर में। किस नदी के किनारे? गोमती के किनारे स्थित है भैया। किसके किनारे स्थित है? गोमती के किनारे स्थित एक जगह है नैमिषारण्य। ठीक, तो आइए अगले प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो K10 से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे दिमाग में, बच्चे के दिमाग में घूमता है K2। एक बात टेट में क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या आता है? अगर कभी तुमसे पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा, या दूसरा पूछेगा भारत में सबसे ऊंचा, भारत में सबसे ऊंचा पूछेगा तो हम लगाएंगे कंचनजंगा। पूछेगा भारत का, पूछेगा तो हम लगाते हैं K2। अब K2 की ऊंचाई कितनी? ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? 8,611 मीटर ऊंची है। कौन सी? K2। लेकिन ये वर्तमान में कहाँ है? ये वर्तमान में भारत के पीओके में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में इसका हिस्सा है। दूसरा क्या है? भारत में कौन सी है? भारत में कंचनजंगा है। इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। यह तीसरी सबसे ऊंची विश्व की क्या है? चोटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अनुसार हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा। अगला, 1921 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? आर्थिक नीति की असफलता, गलत यार बोल गया। ये क्या है? 1991। क्या है ये? 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा, जो इसके पहले एलपीजी तुमको प्रेजेंट किया, वही सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया? आर्थिक नीति की असफलता, बिल्कुल सही। विदेशी मुद्रा के भंडारण में संकट, ये भी सही। भारतीय रुपए का मूल्य ह्रास, ये भी सही। तो यहाँ पे क्या देख लोगे तुम? खुद आंसर क्या दे दोगे? ये सभी।
कैंसिल हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कौन सा, हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? विद्युत के जो सामान बनते हैं क्या उन पे हॉलमार्क लगता है? नहीं लगता। जेवर जो बनेंगे, हाँ जेवर, यहाँ पे एग मार्क लगता है। हर एक सामान के जो मानक प्रणाली है क्या है, प्रमाणन चिन्ह किसके द्वारा दिया जाता है? प्रमाणन चिन्ह दिया जाता है भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा। भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? प्रमाण चिन्ह दिया जाता है। तो हॉलमार्क प्रमाण चिन्ह लोगों किस पे दिया जाएगा? सोने के बने गहनों या जेवरों पे हॉलमार्क दिया जाता है। अगला प्रश्न कौन सा है हमारा, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त मतलब पैसा, पोषण मतलब देने वाली, पोषण करने वाली केंद्रीय शीर्ष मतलब सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? नाबार्ड, एक्सिम बैंक, सिडबी, आईएफसीआई। तो यहाँ पे हमारा क्या सही हो जाएगा? नाबार्ड, जिसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कौन सी हो जाएगी? नाबार्ड हो जाएगी। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? मौलिक कर्तव्य को भाग पूछा है, तो भाग 1 बताओ जल्दी से विषय। भाग 1 संघ, भाग 2 जनसंख्या, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 डीपीएसपी, 4 का मौलिक कर्तव्य, 4 का मौलिक कर्तव्य। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना क्योंकि यहाँ पे अनुसूची लिखी है। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, भाग 4 डीपीएसपी, भाग 3 का अधिकार। अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? कौन सा आर्टिकल है? 343। 343 किसकी बात करेगा? अब ध्यान से समझो, हमें मान लो याद नहीं, तुमको भी नहीं याद है। एक प्रैक्टिकल शब्द दिया है, राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन या राज्यपाल की बात भाग 6 में करेगा 251 तक। संसद का संविधान भाग 5 की बात करेगा। राष्ट्र के राष्ट्रपति भाग 5 में करेगा। तो संघ की राज्य भाषा किसमें करेगा? 343 में करेगा। अगला प्रश्न क्या, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 10 किसको परिभाषित करता है? धन विधेयक को। साधारण विधेयक को अनुच्छेद 107, 108 परिभाषित करता है और संशोधन विधेयक को अनुच्छेद 368 द्वारा परिभाषित किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, डाट वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। किन्हें? राज्य को किन नीति, कोई भी विधि अगर कोई नियम बनाने हैं तो किसका ध्यान रखना चाहिए? डीपीएसपी का ध्यान रखना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई बहन, ये सेट आपका पूरा हो गया और ये सीरीज जीएस हिंदी की लगातार चलती रहेगी, आपको चिंता करने जरूरत नहीं। मैं कहता हूँ आप 6 सेट के रिवीजन, इसके बाद आज तक यूपी ट्रिपल एससी में जितने पेपर हुए हैं सब हम आपको सॉल्व कराएंगे। बस आपसे एक निवेदन है कि शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहो। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल सुपर एग्जाम अड्डा में स्वागत है। मैं अनूप। जैसा कि हम लोग पेट के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे थे। अब इसमें जो आपका 16 अक्टूबर 2022 का सेट है, आपका 16 अक्टूबर 2022 का जो ये सेट है सेकंड शिफ्ट का, इसमें जो आपके साइंस करंट और आपके क्या कहते हैं स्टैट जीके के जो क्वेश्चन हैं उन्हें हम एक एक करके सॉल्व करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि पेपर का स्तर किस प्रकार का पेट का आता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल तरीके से हम इसे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, सरोजिनी नायडू ने या महात्मा गांधी ने? तो आप लोग जो है इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में आपको ये मिलता है, इस पुस्तक का नाम मिलता है। तो इसका जो है, इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके महात्मा गांधी। इनकी और भी कई लेखन थे, जैसे इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, मेरे सत्य पर प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ठीक है, इनकी बहुत हरिजन पत्रिका प्रकाशित करते थे, यंग इंडिया। इनकी प्रमुख
पुस्तकें या पत्रिकाएं थी। ठीक है, तो चलिए ये तो बहुत सिंपल था। जवाहरलाल नेहरू हैं, इनकी बहुत अच्छी पुस्तक थी। इनकी पत्र जो इन्होंने लिखा था इंदिरा गांधी को जेल में लिखकर, सबसे फेमस पुस्तक जो इनकी है भारत एक खोज, इनकी प्रमुख पुस्तक है और बहुत ही अच्छी पुस्तक है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल या बैडमिंटन। संयुक्त राज्य यानी यूएसए, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो अमेरिका का आपका राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। क्या राष्ट्रीय खेल है? बेसबॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से किस देश को निम्न में से किस देश को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता? सॉरी, यहाँ पर देश नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपका होगा गैस। ठीक है, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ऑर्गन। तो देखिए ग्रीन हाउस गैसें कौन सी गैसें होती हैं? वह गैसें जो वायुमंडल में आपके वायुमंडल का तापमान बढ़ा देती हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है, उन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड वैश्विक तापमान के लिए वैश्विक तापमान में इसकी भागीदारी होती है, तो ये भी ग्रीन हाउस गैस है, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारे नहीं होगा। नाइट्रस ऑक्साइड ये भी होता है, इसी के कारण जो है अम्ल वर्षा में सहायता मिलती है। ठीक है, ये भी प्रदूषण फैलाता है, ये भी है। मेथेन भी जो है आपका प्रदूषण फैलाता है। ठीक है, ये भी जो है वैश्विक तापमान बढ़ाता है, ये भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ये जो ऑर्गन है, ऑर्गन इसे आप AR लिखते हैं। ठीक है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? AR है। और ये एक नोबल गैस है, यानी ये क्रियाशील नहीं होती और यह किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाता। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, आर्गन सही हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत? समझ आएगा, बहुत आराम से समझ आएगा, बहुत मजेदार तरीके से हम समझेंगे, हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम खा पी कर आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए जुड़े रहिए, बस आप लोग कमेंट करते रहिए और वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज्यादा ज्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट। तो देखिए वॉशिंग सोडा जो आपका रासायनिक नाम जो होता है पोटेशियम कार्बोनेट नहीं होता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी नहीं होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं होता, क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, अगर इसका सूत्र पूछ लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र होता है Na2CO3। क्या होता है? Na2CO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक, आप लोग याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? आपके सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं कब रिटायर होते हैं? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। 60 वर्ष, 65 वर्ष, 58 वर्ष या 62 वर्ष। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनकी रिटायरमेंट की जो आयु होती है वो होती है कितनी? 65 वर्ष आपकी होती है। कितने वर्ष होती है? 65 वर्ष होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है? नारंगी, नीला, सफेद या बैगनी? जल्दी जल्दी आपका आंसर दीजिए। देखिए आप सब ने किसी न किसी ट्रिक से जो आपके सूर्य के प्रकाश से 7 रंग आते हैं, ठीक है, तो सभी रंगों का क्रम याद किया होगा। कितने रंग? 7 रंग, सभी का क्रम याद किया। किसी ने बीबी ग्योर से याद किया होगा और किसी ने बैनी या पिनाला से। तो देखते हैं कौन कौन से नहीं होते। बैनी, आह, पिनाला, पी ना ला। ठीक है, तो आप बै से करते हैं बैगनी, नी से करते हैं नीला, आ से करते हैं आसमानी, हा से आपका होता है हरा, पी से होता है आपका पीला, ना से होता है आपका नारंगी और ला से होता है आपका लाल। ये इसी क्रम में होते हैं। 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। और बैगनी का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है,
लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए आपके खतरे का रंग क्या रखा जाता है, लाल, क्योंकि उसका प्रकीर्णन कम होता है तो दूर तक चलती है। ठीक है, दूर से दिखाई दे जाती है, इसी क्रम में होता है। तो इसमें आप देखिए कौन सा नहीं है, तो बैगनी है तो ये भी गलत हो जाएगा, नीला है हो जाएगा, नारंगी तो नारंगी यहां पर है ये भी हो जाएगा, सफेद, सफेद आपको इन सातों में कहीं नहीं दिख रहा होगा, तो यही हमारा सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा सही, सफेद, क्योंकि इसमें नहीं पूछ रहा है। ठीक है, देखिए नहीं पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहां से प्राप्त करते हैं? पौधे अपने पोषक तत्व कहां से प्राप्त करते हैं? प्रकाश से, मिट्टी से, क्लोरोफिल से, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से पौधे भोजन बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। लेकिन भोजन बनाने के लिए, जैसे आप लोग भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाते समय या खाना बनाते समय क्या क्या आवश्यकता होती है आप लोगों को बताइए? कहेंगे आग चाहिए, राशन पानी चाहिए। तो ये क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल जो है मिर्च मसाला का काम करता है। ठीक है, कि पकाने में सहायता करता है। प्रकाश हीट का काम करेगा, और जो आपका पौधे जो पोषक तत्व हैं, यानी जो विटामिन चाहिए, जो मिनरल्स चाहिए, ठीक, जो प्रोटीन वसा ये सब चाहिए, इन सब को पौधे कहां से प्राप्त करते हैं? तो प्राप्त करते हैं मिट्टी से। किससे प्राप्त करते हैं? मिट्टी से प्राप्त करते हैं। जड़ों की सहायता से जो पोषक तत्व होते हैं मिट्टी में पाए जाते हैं। जैसे आप लोग खाद पानी कहाँ देते हैं? मिट्टी में देते हैं ना, जड़ों के पास। तो वो मिट्टी में से जो उन खादों में से पोषक तत्व होगा, जड़ उसे निकालकर कहाँ भेज देता है? पत्ती में। और पत्ती में पाया जाता है क्लोरोफिल, और प्रकाश पड़ता है पत्तियों पर, तो उसकी सहायता से वो भोजन बनाने की प्रक्रिया पूरी होती है। ठीक है, तो आप पौधे अपने पोषक तत्व कहां से प्राप्त करेंगे? मिट्टी से प्राप्त करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, डैश सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी रोसोटोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति की। किस देश ने भारत के, ठीक है, रोसाटोम, ठीक है, ने भारत के कुडनकुलम संयंत्र में दीर्घ ईंधन चक्र मतलब कोई भी रिएक्टर चलाने के लिए उसे ईंधन चाहिए होता है, तो उस ईंधन की आपूर्ति कौन सा देश कर रहा है? ये आपका प्रश्न है, तो जल्दी जल्दी आप आंसर दीजिए। तो देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी इस संयंत्र की, वो हुई थी 2007 में। ठीक है, और इसकी जो आपूर्ति कर रहा है इस संयंत्र के ईंधन की, वो आपका कौन कर रहा है? यूएई, कनाडा, रूस, या इनमें से कोई नहीं। तो वो आपका देश कर रहा है, कौन? रूस यहाँ के इस संयंत्र के ईंधन की आपूर्ति करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बनेगी, दिक्कत बनेगी नहीं है हम लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में राज्य शीर्ष पर है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA की जो रैंकिंग जारी की गई थी कब, तो उसमें जो शीर्ष पर है वह कौन है? ये 2022 का पेपर है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान या उड़ीसा। तो देखिए उस समय जो इसमें शीर्ष स्थान पर था वो आपका कौन सा राज्य था? वो आपका उड़ीसा का था। और जो वर्तमान रैंकिंग जारी हुई है उसमें भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में उड़ीसा ही प्रथम स्थान पर है आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है? कौन सा देश I2U2 से संबंधित है? भारत, आयरलैंड, यूके, यूएसए, भारत, इटली, यूएई या यूएसए, भारत, इजराइल, यूएई या यूएसए, भारत, ईरान, यूके या यूएसए। देखिए I2 का मतलब है I से नाम शुरू होने वाले आपको दो देश, और U2 का मतलब है U2 से शुरू होने वाले दो देश। ग्रुप का ये 4 देशों का समूह है, जिसमें से 2 देशों का नाम किससे शुरू होता है? I से, और 2 देशों का नाम किससे शुरू होता है? U से शुरू होता है। I2U2 ग्रुप। ठीक है, I2U2 ग्रुप। अब इसमें देखेंगे आप I से कौन शुरू हो रहा है?
आप देखेंगे भारत, इंडिया, आयरलैंड, आयरलैंड ये भी आज शुरू हो रहा है, यूके और यूएसए इसमें भी शुरू हो रहा है, लेकिन ये नहीं है। इंडिया, इटली, भारत को इंडिया कहते हैं ना इंग्लिश में, तो इंडिया, इटली, 2 आई हो गए, यूएई, यूएसए ये भी हो गया I2U2, लेकिन ये भी नहीं है। इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए यही है आपका, ठीक है। I2U2 के सदस्य कौन कौन है? इंडिया, इजराइल, I2 और यूएई और यूएसए U2, ठीक है। ये इस ग्रुपिंग के सदस्य हैं, ठीक है। और इस समूह की स्थापना कब हुई? तो I2U2 की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी कब? आपकी हुई थी 2021 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय तकनीकी SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नॉस्कॉम ने सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की। नॉस्कॉम ने SME यानी लघु एवं सूक्ष्म उद्योग, ठीक है, उसके लिए प्रशिक्षित करने के लिए या उसको बढ़ावा देने के लिए किस सरकार की एजेंसी के द्वारा साझेदारी की गई है? ब्राजील के, ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के या रूस के? तो SME के द्वारा ऑस्ट्रेलिया की सरकार के द्वारा, किस सरकार के द्वारा? ऑस्ट्रेलिया की सरकार की एजेंसी है एक, उसके द्वारा साझेदारी करके इसे उन्नत बनाने का प्रयास आपका किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं? यूरेनियम क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है और बहुत ही महत्वपूर्ण रेडियो एक्टिव तत्व है। इसी के द्वारा आपके परमाणु रिएक्टर चलते हैं, रेडियो एक्टिव तत्वों के द्वारा, जिसमें जो एक रेडियो एक्टिव तत्व है थोरियम और एक है यूरेनियम, 2 सबसे महत्वपूर्ण रेडियो एक्टिव तत्व हैं जिनका सबसे अधिक प्रयोग होता है, ठीक है। तो यूरेनियम का भंडार भारत में बहुत कम पाया जाता है, लेकिन जो है जब 2022-21 में जो है यूरेनियम के भंडार एक स्टेट में पाए गए और बड़ी मात्रा में पाए गए, ठीक है। तो कहां पर ये पाए गए, ये प्रश्न आपका उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान? तो ये आपका पाया गया था कहां पर? राजस्थान में। अगर पूछ ले राजस्थान के किस जिले में पाया गया था, तो राजस्थान के सीकर जिले में, सीकर जिले में ये पाया गया था और लगभग 12 मिलियन टन के भंडार होने की आशा है, ठीक है। और अगर थोरियम की बात करें तो थोरियम सर्वाधिक पाया जाता है कहां पर? भारत में। और भारत के किस राज्य में? तो केरल में ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये भी रेडियो एक्टिव तत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई? शहद के परीक्षण के लिए प्रयोगशाला स्थापित की गई कि आप जो शहद बनाते हैं उसका परीक्षण अपने स्टेट में करवा सकें, ठीक है। तो किस राज्य में शुरू की गई? पंजाब, नागालैंड, असम या पंजाब, उत्तराखंड, नागालैंड या असम, ठीक। जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर दीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो केंद्रीय मंत्री आपके हैं किस राज्य में? दीमापुर। दीमापुर कहां पर है ये पूछ रहा है डायरेक्ट। दीमापुर में केंद्रीय मंत्री किसने? नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की। और दीमापुर आपका है कहां पर? तो दीमापुर आपका है नागालैंड में। कहां पर है? नागालैंड में है। चलिए आगे चलते हैं। और इसकी स्थापना कब की? तो 27 जून 2022 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? समाज सेवा, बैंकिंग, इनमें से कोई नहीं, लोक प्रशासन। तो हाल ही क्या मतलब एक साल पहले आपके 5 जुलाई 2022 को घोषणा की गई, जो आपके केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, ठीक है। जितेंद्र सिंह ये केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने घोषणा की कि भारत सरकार के द्वारा अब एक पुरस्कार वितरित किया जाएगा। कौन सा? राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार वितरित किया जाएगा।
और किस क्षेत्र में दिया जाएगा? ये लोक प्रशासन। लोक प्रशासन मतलब जो अधिकारी वगैरह होते हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी, वो लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो नेता होते हैं वो आपके समाज सेवा के अंतर्गत आते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके लोक प्रशासन से ये संबंधित है और इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 5 जुलाई 2022 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग बस एनर्जी से पढ़ते रहिए, सिलेक्शन पक्का करिए अपना। ठीक है, पेट में आप सभी का अच्छा नंबर आएगा, बस आप लोग हम लोगों से जुड़े रहिए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर योजना चल रही है, तो इसके तहत जो है पहला अमृत सरोवर कहां पर स्थापित किया गया? राजस्थान में, मणिपुर में, हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में? आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। तो देखिए, जो अमृत सरोवर योजना थी, इसके तहत जो पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया वो कहां किया गया? उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश में पूछा जाए कहां पर किया गया, तो रामपुर में किया गया। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया? तो नकवी, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, मुख्तार अब्बास, एक मिनट, मुख्तार अब्बास नकवी, ये केंद्रीय मंत्री अल्पसंख्यक मंत्री हैं, तो इनके द्वारा जो है उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 2 पड़ोसी द्वीपीय देश हैं? भारत के पड़ोसी देशों की संख्या अगर सीमा स्थल से देखेंगे तो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ठीक है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, अफगानिस्तान है, म्यांमार है। ये सब क्या है? भारत के पड़ोसी देश हैं। भूटान है, ये सब भारत के पड़ोसी देश हैं। लेकिन कैसे पड़ोसी देश हैं? ये स्थल से जुड़े हुए पड़ोसी देश हैं। अब पूछ रहा है भारत के जलीय सीमा जो बनाते हैं, यानी जो स्थल से नहीं जुड़े लेकिन जल सीमा से जुड़े हुए देशों का नाम पूछ रहा है, 2 देशों का नाम। तो पहला आपका है श्रीलंका और मालदीव, दूसरा है लक्षद्वीप श्रीलंका, तीसरा है सेशल्स और ऑस्ट्रेलिया, चौथा है मालदीव और म्यांमार। तो देखिए, म्यांमार भारत की जलीय सीमा से नहीं जुड़ा हुआ है। वो किस सीमा से जुड़ा हुआ है? वो स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा गलत। मालदीव तो जुड़ा है। ठीक, सेशल्स और ऑस्ट्रेलिया और सेशल्स दोनों बहुत दूर हैं, भारत की जलीय सीमा साझा ही नहीं करते। लक्षद्वीप भारत का राज्य है, श्रीलंका देश है, तो यहाँ भी एक ही है। तो श्रीलंका और मालदीव ये दोनों देश जो है आपके भारत की जलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? ओमान की राजधानी, आपका मुद्रा और राजधानी से हर एक सेट में प्रश्न पूछा गया है। यूपीपी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी पूछा गया है। उसमें तो 2 प्रश्न है, एक राजधानी से एक मुद्रा से लगभग हर सेट में। और आपका जो पेट है इसमें भी राजधानी से तो एक प्रश्न बना ही है, या तो राजधानी या तो मुद्रा से एक प्रश्न हर एक सेट में है। तो आप लोग इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो आपका जो पहला ऑप्शन है मास्को, मनामा, माले या मस्कट। तो मास्को जो है ये आपकी कहाँ की राजधानी है? रूस की। मनामा कहाँ की है? तो आप कहेंगे बहरीन की। माले कहाँ की है? तो मालदीव की, मालदीव की। ठीक, और मस्कट कहाँ की है? तो मस्कट आपकी है ओमान की। ठीक, कोई दिक्कत होगी भी नहीं अगर नहीं है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की? किस कंपनी के द्वारा उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की गई? ऑप्शन आपके हैं HDFC एर्गो, बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस, ICICI लोम्बार्ड, SBI लाइफ इंश्योरेंस। तो देखिए, जो वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना है ये पहली बार शुरू कब की गई? अगर आपसे पूछा जाए कि ये शुरू कब की गई, तो ये शुरू की गई 28 जून 2022 को शुरू की गई। और ये इस तरह की पहली योजना थी। और किस कंपनी के द्वारा शुरू की गई? तो यह शुरू की गई आपकी बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, बियरवेल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? बियरवेल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई, मतलब बिना इंटरनेट के आप यूपीआई यूज कर सकें, तो ये किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? ऐसा सॉफ्टवेयर कि आप बिना
आप बिना इंटरनेट के भी यूपीआई यूज कर सकते हैं। और उसी के साथ उसने क्या लॉन्च किया, बियरबेल एटीएम कार्ड लॉन्च किया, वीजा, रुपए, मास्टर कार्ड या एस मनी। तो देखिए जो एस मनी कंपनी है इसने एक अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, क्या, यूपीआई 123। ठीक, क्या सॉफ्टवेयर लॉन्च था, यूपीआई 123, जिसकी सहायता से आप बिना ऑनलाइन यानी बिना इंटरनेट डेटा के आप यूपीआई कर सकते हैं, यूपीआई प्रोसेस सारी कर सकते हैं। तो इन्होंने इस सॉफ्टवेयर के सहायता से ऑफलाइन यूपीआई का कार्य शुरू किया और इन्होंने साथ ही बियरबेल एटीएम कार्ड्स भी लॉन्च किए। किसने, एस मनी ने। किस कंपनी ने, एस मनी ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 मई, 15 अप्रैल, 1 अगस्त या 12 सितंबर? किस दिन मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 अगस्त, 15 अप्रैल या 12 दिसंबर को नहीं मनाया जाता। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। बाकी ये तीनों उतने इंपॉर्टेंट डेट्स नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है? कैसा शहर? सफेद शहर कहा जाता है। उदयपुर, बीकानेर, अजमेर या जयपुर? जल्दी जल्दी आप बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। देखिए जो आपका जयपुर है इसे आप कहते हैं पिंक सिटी, गुलाबी नगर। ठीक, पिंक सिटी। और जो आपका उदयपुर है इसे आप कहते हैं क्या? झीलों का शहर, झीलों का शहर। और इसे ही आप कहते हैं क्या? सफेद झील। आप दूर से देखेंगे तो कैसे दिखती है? सफेद धारा। तो ये कहते हैं, इसे कौन सा शहर कहते हैं? सफेद शहर कहते हैं उदयपुर को ही। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी राणा उदय सिंह जी ने। राणा उदय सिंह जी ने की थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से डैश केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? कौन सी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? आपकी आइजोल, दमन, पुदुचेरी या कवरत्ती? आइजोल, कवरत्ती, पुदुचेरी या दमन? आप लोग इससे तो सब जानते होंगे, बताइए। देखिए दमन आपकी किसकी राजधानी है? दीव, दमन, दादर व नगर हवेली। नगर हवेली, ठीक है। ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 2 थे, दीव दमन और दादर नगर हवेली। बाद में इन चारों को एक में करके बना दिया और इसकी राजधानी क्या है? दमन है। ठीक, पुदुचेरी, तो ये पुदुचेरी राज्य है, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, इसी की राजधानी है पुदुचेरी। ठीक, पुदुचेरी। कवरत्ती ये आपके लक्षद्वीप की राजधानी है, लक्षद्वीप की राजधानी है। आइजोल, आइजोल जो है आपके मिजोरम की राजधानी है। कहां की राजधानी है? मिजोरम की, मिजोरम की राजधानी है। और मिजोरम आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ये क्या है? ये एक राज्य है। क्या है? राज्य है। ठीक, क्या है? राज्य। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, आखिरी प्रश्न भी है इस सेट का, निम्नलिखित में से लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? M.A. अयंगार, K.S. हेगड़े, गणेश मावलंकर या हुकुम सिंह? ये कई प्रश्नों में पूछा गया। सबसे यूपी SSC तो कई सेट में से पूछ लेती है। तो आपके जो ये गणेश मावलंकर जी थे, ठीक है, जी मावलंकर या गणेश मावलंकर, ये आपके लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और पहला लोकसभा चुनाव जब संपन्न हुआ था तो पहली बैठक कब हुई थी? 1952 में। ठीक है, तो 1952 से लेकर 1956 तक ये लोकसभा के स्पीकर रहे थे। ठीक, तो चलिए इसी के साथ आपका ये सेट कंप्लीट होता है। अब आप हिंदी का सेट सॉल्व करेंगे इसी सेट का। ठीक है, चलिए धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का आपके अपने चैनल सुपर एग्जाम अड्डा पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों के लिए पेट का प्रैक्टिस सेट लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। पेट जो है 16 अक्टूबर 2022 को जो द्वितीय पाली में पेपर हुआ था
उसका हिंदी का प्रैक्टिस सेट आप लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि अभी तक चैनल से जुड़े नहीं है तो चैनल से जुड़कर चैनल की सदस्यता प्राप्त कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचाया जा सके। तो मित्रों, बहुत देर न करते हुए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो गद्यांश से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 14 तक जो है इस गद्यांश को पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 14 तक का उत्तर दिया जाएगा। तो ये पहले गद्यांश को पढ़ते हैं, पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं, उसके बाद गद्यांश का उत्तर, जिससे आसानी से गद्यांश से हम उत्तर निकाल सकें। ठीक भैया, यहाँ पे जो है 10वां क्वेश्चन कह रहा है, नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? अगला प्रश्न इससे रिलेटेड पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से आजादी से पूर्व के नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, ये नेता एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। नेताओं का गंतव्य कौन सा है? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है, ये आपको बताना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भैया। अगला प्रश्न है यहाँ पे, नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं? सबसे सही उत्तर आपको यहाँ पे बताना है। और यहाँ पे दूसरा जो है गद्यांश आ जाता है। तो ये पहले गद्यांश को हम पढ़ते हैं और उसके बाद उत्तर देते हैं। तो यहाँ पे भैया कह रहा है कि पुराने समय में जो लोग देश की सेवा करना चाहते थे वे ही राजनीति में आते थे। यहाँ से एक प्रश्न आपका बन जाएगा कि पुराने समय में कौन लोग आते थे राजनीति करने के लिए? जो सेवा करना चाहते थे देश की। ठीक भैया, वे अपने भविष्य की चिंता छोड़कर देश की निस्वार्थ सेवा में लग जाते थे। आजादी की लड़ाई के समय तक लोगों के अंदर सच्चा देश प्रेम था। बहुत से लोगों ने से आजादी के आंदोलन में जुड़कर सरकारी नौकरी तक छोड़ दी थी, परिवार का सुख त्याग दिया था और यहाँ तक कि अपने प्राणों का मोह तक छोड़ दिया था। कितने ही सच्चे देशभक्त इस आजादी की नींव में समा गए और इतिहास में इसका नाम तक नहीं है। आज भी हमारे देश में अनगिनत नेता हैं जो अलग अलग पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये लोग तुरंत पार्टी बदलकर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। नेतागिरी का लोभ निसंदेह मनुष्य को पतित बनाता जा रहा है। सारा देश नेतृत्व की अभिलाषा का शिकार होता जा रहा है। भाषण, गर्जन, तिकड़म और छल के झूठे वायदों और धोखों की कस्मों से सारा सार्वजनिक वातावरण कोलाहल पूर्ण हो गया है। जहां देखो वही नेताजी नजर आएंगे। लगता यह है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अब नेता बनना चाहता है। आगे देखेंगे भैया, आगे क्या कह रहा है गद्यांश। यहाँ पे देखते हैं, आगे है कि भले ही उसका कोई अनुगमन करने वाला ना हो, देश की सारी सुविधाओं का उपयोग करते हुए ये अपने आप को किसी राजा महाराजा से कम नहीं समझते। विदेश जाकर महंगा इलाज कराते हैं। सत्ता में आने के लिए लंबे लंबे भाषण दिए जाते हैं। गर्जना की जाती है। तिकड़म और छल के झूठे वायदे और धोखे की कस्में खाई जाती हैं। दूसरी पार्टियों पर कीचड़ उछाला जाता है। एन केन प्रकार साम दाम दंड और भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। ऐसे राजनेता देश के युवकों को गलत दिशा दिखाते हैं, परंतु अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने भेजते हैं। ये अच्छी तरह समझते हैं कि मुफ्त की चीजों की लालच में जनता उनको वोट दे देगी। ये कभी नहीं चाहेंगे कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने रहें। यहाँ पे आपको एक प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक भैया,
अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड है क्वेश्चन की। क्वेश्चन में कह रहा है कि नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने। सबसे सही तर्क युक्त उत्तर कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया जा रहा है, लोगों के शिक्षित हो जाने पर लोग वोट के लिए किए गए झूठे वायदों को पूरा करने के लिए दबाव डालेंगे। ये नहीं। शिक्षित हो जाने पर लोग रोजगार की मांग करेंगे। लोगों के शिक्षित हो जाने पर नेताओं के पास कुछ करने योग्य कार्य नहीं होगा। ये भी आपका नहीं होगा। शिक्षित हो जाने पर लोग रोजगार की मांग करेंगे। ये भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन देखेंगे, शिक्षित लोग अपने वोट की असली कीमत पहचानते हैं और जाति और धर्म के आधार पर बनाए गए नेताओं के समीकरणों को क्या कर देते हैं? बिगाड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर डी सबसे ज्यादा तर्कपूर्ण उत्तर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है आपसे भैया कि नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने। तो शिक्षित लोग क्या करते हैं? अपने वोट की असली कीमत पहचानते हैं। वो जाति और धर्म के आधार पर बनाए गए नेताओं के समीकरण को क्या कर सकते हैं? बिगाड़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आजादी से पूर्व के नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती है? सबसे तर्कयुक्त उत्तर आपको यहाँ पे क्या करना है? बताना है। तो हमने आपको बताया था कि जो है भैया देखिएगा, पुराने समय में जो लोग देश की सेवा करने चाहते थे वे राजनीति में आते थे, है ना। देश की सेवा करना चाहते थे वही लोग क्या करते थे? राजनीति में आते थे। तो यहाँ पे देखिएगा, आजादी से पूर्व नेता सुभाष चंद्र बोस को अपना आदर्श मानते थे। ये वाला ऑप्शन नहीं सही होगा। आजादी से पूर्व के नेता अनपढ़ और निर्धन जनता से झूठे वायदे करते थे। गलत है। आजादी से पूर्व के नेता अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण राजनीति में आते थे। ये भी गलत है। आजादी से पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए क्या करते थे भैया? राजनीति में आते थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो 11 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये नेता एन केन प्रकारेण साम दाम दंड और भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। नेताओं का गंतव्य क्या है? राष्ट्र की निश्चल सेवा। गलत है। जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना। ये वाला आपका सही हो जाएगा। महंगे इलाज के लिए विदेश जाना। नहीं भाई। देश की उन्नति। ये भी नहीं। नेताओं का असली गंतव्य क्या होता है भैया? नेताओं का असली गंतव्य होता है जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना, यानी जीत लेना। चुनाव को जीत लेना ही उनका असली गंतव्य होता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भैया? अगला क्वेश्चन कहता है, नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? सबसे सही तर्क पूर्ण उत्तर देना है आपको। पहला कह रहा, नेताओं के सिद्धांत से पिछली पार्टी के सिद्धांतों का मेल नहीं खाता। भैया ये गलत हो जाएगा। गद्यांश के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। स्वार्थ सिद्ध के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आना, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी जो नेता होते हैं वो क्या करते हैं? स्वार्थ सिद्धि के लिए एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? देश की समस्याओं का हल खोजने के लिए नए नए प्रयास करना। ये भी गलत है भैया। नई पार्टी के विचारों से नेताओं के विचारों का मेल खाना, ये भी गलत है। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मित्रों? अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं? सबसे सही उत्तर जो होगा उन चारों ऑप्शनों में से वो खोजना है भैया। तो पहला क्या कह रहा है? गरीब जनता को कपड़े और पैसे बांटते हैं। गलत है। अपने स्वार्थ के लिए दल बदलते हैं। ये भी गलत है। अब देखो यहाँ गुंडों और भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर तिकड़म करते हैं। ये भी गलत है। चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीजें देने का वायदा करते हैं। आइए हम दिखाते हैं ये कहाँ पे आपका सही है। ये देखो यहाँ पे देखिएगा, हम कहे थे ना कि यहाँ जो पढ़े थे अच्छी तरह समझते हैं कि मुफ्त की चीजों की लालच में जनता उनको वोट दे देगी। तो यहाँ पे हम जो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन में चुनाव जीतने के लिए क्या करते हैं? जनता को मुफ्त चीजें देने का वायदा करते हैं भैया। मुफ्त चीजें देने का वायदा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन भी
यहाँ गद्यांश से रिलेटेड है और गद्यांश कहां से कहां तक है, 15 नंबर क्वेश्चन से लेकर 19 नंबर तक क्वेश्चन जो है उसका उत्तर इसी गद्यांश के माध्यम से ही दिया जाने वाला है। तो इसको भी भैया क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा भैया, उम्मीद करते हैं कि आपको स्पष्ट रूप से अब दिखाई देने लगा होगा। ठीक भैया, आइए देखते हैं इसका क्या है। पहले इसके क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और उसके बाद उत्तर पे चलते हैं। इसके प्रश्न क्या कह रहे हैं भैया, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न इसका कह रहा है कि हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है। हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है। पहले क्वेश्चन का उत्तर हमको गद्यांश पढ़ के देना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये प्रश्न का उत्तर हमको देना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है। अपने दुर्भाग्य को अपने सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है, ये गद्यांश पढ़ के ही उत्तर मिलेगा भैया। निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक होते हैं, ये भी क्या करना पड़ेगा, गद्यांश पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही उत्तर मिलेगा। अगला प्रश्न क्या कहता है भैया, हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं। तो ये भी गद्यांश पढ़ के ही उत्तर मिलने वाला है। तो अब हम चलते हैं भैया गद्यांश की तरफ। गद्यांश हमारा क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। गद्यांश कह रहा है कि विचारों का हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व होता है। हम जैसे विचार करते हैं उसी प्रकार की घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। यदि हम उत्साह और आनंद के विचारों में रहते हैं तो जीवन में अच्छी घटनाओं को आकर्षित करने लगते हैं, और इसके विपरीत निराशा और चिंता के विचार जीवन में दुर्घटनाओं को अपनी ओर खींचते हैं। दूसरी बात विश्वास करने की है। यदि हम स्वयं पर या अपने बनाने वाले पर सच्चा विश्वास करते हैं तो स्थिति अलग होती है, और यदि हम इस जीवन में नकारात्मक सोच भरते रहते हैं तो हमारा जीवन निराशा के अंधकार में जाएगा। निराशा के अंधकार में जाएगा। क्या आपने कभी जीवन में घटने वाली घटनाओं और अपने अंदर की उस समय की मानसिक विचारात्मकता स्थिति का अध्ययन किया है। यदि आप आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत हैं तो कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत ही पास होंगे। इसके विपरीत निराशा, कुंठा, भय और संदेह के साथ लिए गए निर्णय सदैव गलत और सफलता के विपरीत होंगे। हमारे अंदर मनोवेग सर्वदा ही विद्यमान रहते हैं और उन्हीं के कारण हमारी मानसिक स्थिति बदलती रहती है। कुछ मनोवेग जैसे क्रोध, शोक, चिरकालीन ईर्ष्या, गहरी चिंता, भय, निराशा आदि के भाव सदा घातक होते हैं और लंबे समय तक इनकी तीव्रता हमें, आगे देखते हैं, इनकी तीव्रता हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से पंगु बना सकती है। आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंता, शांति, संतुष्टि, विश्वास, आनंद आदि भाव रचनात्मक होते हैं। एक प्रश्न यहाँ से आपका बनने वाला है भैया, एक प्रश्न यहाँ से बनेगा। और लंबे समय तक इनके अभ्यास द्वारा निरोगता, समृद्धि और सफलता प्राप्त की जा सकती है। कई वैज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा इन तथ्यों की पुष्टि की है। आज हम यदि इन विचारों पर ध्यान देना शुरू कर दें तो। अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड क्या है भैया, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। वेदों में परमात्मा से यही प्रार्थना की गई है, आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः, सभी दिशाओं से नेक विचार मेरी ओर आए। तो इस तरीके से हमने क्या किया भैया, प्रश्न को पढ़ा। अब हम देखते हैं कि हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है। भैया क्या कह रहा है कि हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए दिया गया, जब हम क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभावों से दूर रहते हैं। नहीं भाई, अगर इन मनोभावों से आप दूर रहेंगे, यदि इन मनोभावों से आप क्या रहेंगे, दूर रहेंगे,
तो भैया आपके जीवन में अंधकार नहीं छाएगा, खुशहाली रहेगी। जब हम बड़ों का सम्मान करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं, नहीं, जब बड़ों का सम्मान करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे जीवन में अंधकार, निराशा नहीं आती है, यानी आशा का उन्माद होता है, आशा हमारे जीवन में संचरित होती है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं, तो भैया ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। जब हम आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, रचनात्मक भावों में खोए रहते हैं, नहीं भैया, इसी को जो ऑप्शन नंबर सी है, इसी के कारण ही क्या होता है, हमारा जीवन अंधकारमय हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्या कह रहा है कि प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ईश्वर का लगातार ध्यान और चिंतन करना चाहिए, गलत है। निरोगता, समृद्धि और सफलता के विचारों से दूर रहना चाहिए। क्या कह रहा है भैया, निरोगता, समृद्धि और सफलता के विचारों से दूर रहना चाहिए, गलत है। हमारा मस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित रहना चाहिए, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नकारात्मक सोच वाले विचारों का चिंतन करना चाहिए, गलत भैया। अगर हमको अपने जीवन में खुशहाली लानी है, प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करना है, तो हमारा मनोमस्तिष्क जो है प्रिय विचारों से परिपूरित होना चाहिए, परिपूर्ण होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। ज्योतिषी को अपनी जन्मपत्री दिखाकर, गलत। ठीक है, ये वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, वो बहुत ही मूर्ख किस्म के व्यक्ति होते हैं। ठीक है, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला कैसे जा सकता है, सुबह उठकर चींटियों को आटा खिलाकर, गलत बात है। अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 17 का भी जो है, ऑप्शन नंबर जो 17 है, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है, किस कारण से, अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा। भैया अगले क्वेश्चन, तो भैया देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक होते हैं, ये आपको बताना है। हम सीधे सीधे आपको बता देते हैं, ये जो ऑप्शन हमने यहाँ पे टिक किया था, देखो यहीं से क्वेश्चन आपका निकल के आ जाता है कि आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, शांति, संतुष्टि, विश्वास, आनंद आदि भाव क्या होते हैं, रचनात्मक होते हैं। सीधे सीधे हम उत्तर पे चले चलते हैं, प्रश्न पे चले चलते हैं और उत्तर हम देने का प्रयास करते हैं भैया। ये देखिए, और ये वाला है आपका, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक होते हैं। ये भैया गलत हो जाएगा। आशा से शुरू था, आशा इसमें है ही नहीं, देखिए कहीं है, नहीं है ना। क्रोध, शोक है भी नहीं, ये देखो, आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, संतुष्टि, आत्मविश्वास, ये क्या होते हैं भैया, रचनात्मक भाव होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 है, उसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं, जब हम जीवन में नकारात्मक सोच भर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, जब हम जीवन में नकारात्मक सोच भर देते हैं, तब कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास नहीं होते हैं भैया, बहुत दूर हो जाते हैं। कार्य सिद्धि और सफलता से बहुत दूर हो जाते हैं जब अपने मनों में हम क्या कर लेते हैं, नकारात्मक विचार भर लेते हैं। कार्य सफल होगा, ठीक है, और सफलता के हम बहुत पास तब आते हैं जब अपने मन में सकारात्मक भाव को भरे होते हैं। ठीक है भैया, तो ये वाला आपका गलत हो गया। जब हम परिश्रम के स्थान पर चतुराई का सहारा लेकर जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो ये वाले भी क्या होते हैं, मूर्ख होते हैं। परिश्रम के साथ साथ चतुराई हो तब तो चलेगा, और ये कहिए कि केवल जो है चतुराई ही है और परिश्रम करना ही नहीं है, तो ऐसे लोग सफल नहीं होते हैं भैया, है ना। वो चतुराई कहीं ना कहीं उनको घात पहुंचा देती है, कहीं कहीं चोट पहुंच ही जाती है। तो इसलिए दोनों का सहारा लेना है, दोनों जो है सहगामी बनाकर दोनों को चलाना है। ठीक है, यानी परिश्रम भी करनी है और चतुराई भी, यानी स्मार्ट स्टडी भी करनी है और क्या करना है, परिश्रम भी करना है, मेहनत भी करनी है। तो ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा। जब हम क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभावों को आश्रय देते हैं,
तब तो हम असफलता की ओर बढ़ते हैं। जब इन मनोभावों को हम क्या करते हैं, अपने मन में जगह देते हैं, तो हम असफलता की ओर बढ़ते हैं, सफलता की ओर नहीं बढ़ते हैं भैया। यहाँ पे देखिएगा, जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं। जी हाँ, आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से जब हम ओतप्रोत होते हैं, तब हम क्या होते हैं, कार्य सिद्धि और सफलता की ओर गतिमान होते हैं, बढ़ते रहते हैं भैया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं भैया। धरेश का संधि विच्छेद पूछ रहा है, एकदम आसान सा है। देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं धरा जमा ईस, और हमने आपको बताया था भैया कि एक चुन्नी गुणजान। तो जहां पे एक चुन्नी दिख जाए, और जहां पे देखो यहीं पे तो जुड़ रहा है और यहीं पे एक चुन्नी दिख रही है, ये हो जाएगा गुण संधि भैया। क्या हो जाएगा, गुण संधि का है। देखिए यहाँ से हमने क्या किया, रा से हमने आ को निकाला, और आ के बाद जब कोई दूसरे बिरादरी का आ जाता है, यानी एक परिवार का सदस्य आ और आ है, और दूसरे का ई है, ऊ है और क्या है, री है। जब इनका मेल इनसे होता है तो इसके स्थान पर क्या हो जाता है भैया, ए हो जाता है। इसके स्थान पर जब आ और आ का मेल इससे होगा तो क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर ओ हो जाएगा, और इससे होगा तो भैया क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ए बन गया है। ये दोनों क्या मिलके बने, ये दोनों ए मिलके बन गए भैया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आगे धर शब्द बचा हुआ है, और ये ए आके इन दोनों के स्थान पर भैया कौन जुड़ रहा है, आके ए जुड़ गया। और ये देखो यहाँ से ये दोनों के स्थान पे ए जुड़ गया, और पीछे क्या बचा हुआ है, सा बचा हुआ है। और इसको इस रूप में तो हम लिखते नहीं है, यानी मात्रिक रूप में लिखेंगे। ए का मात्रिक रूप जब रा के साथ मिलेगा, रा के साथ जब किसको मिलाएंगे, ए मिलाएंगे भैया, तो क्या हो जाएगा, रे हो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे धा और इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, रे आ जाएगा, और पीछे से सा जुड़ जाएगा, तो धरेश हो जाएगा, जिसमें क्या है भैया, गुण संधि है। क्या है, गुण संधि है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ये वाला तो गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 73 है, 73 है, उसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है भैया, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द आपसे पूछ रहा है। समश्रुति शब्द ये क्या होते हैं, सुनने में तो समान समान सा लगेंगे, लेकिन इनका अर्थ क्या होता है, भिन्न होता है। तो समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, सम का मतलब क्या होता है, समान, और श्रुति का मतलब क्या होता है, सुनाई देने में। सुनाई देने में क्या होते हैं, समान होते हैं, किंतु इनका अर्थ क्या होता है, भिन्न होता है। अब जैसे भैया अली लिखा गया है, क्या लिखा गया है, अली लिखा गया है, और एक शब्द लिखा गया है अली। एकदम ध्यान से देखिएगा, अली का मतलब क्या होता है भैया, भंवरा होता है। क्या होता है, भंवरा होता है, ठीक है। भंवरे की पर्यायवाची हम एक और आपको बताए थे, लंपट, मधुकर, है ना भैया, मधुप, ये सब किसकी पर्यायवाची हैं, इसी अली की हैं, भंवरा की। और इसका मतलब क्या होता है भैया, सखी होता है। क्या होता है, सखी। सखी ऐसे नहीं लिखेंगे, सखी ये वाला गलत है, ये वाला आपका सही है। तो इसमें कंधा और हिस्सा तो होगा नहीं, ठीक भैया। ये अंश अंश करके होता है तो वो उसका हो जाएगा। ये भी गलत है आपका, ये भी गलत है, और ऑप्शन नंबर आपका डी वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भंवरा और सखी वहां पे दिखाई दे रहा। अली का मतलब भंवरा होता है, और अली का मतलब क्या होता है, सखी होता है। ये शब्द जो है उसमें उद्धव गोपिका संवाद में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो भैया अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, नागर का पर्यायवाची क्या होता है भैया, नागर का मतलब होता है चतुर। नागर का मतलब क्या होता है, चतुर, प्रवीण कह सकते हैं, ठीक भैया। एक और भी लिख सकते हैं प्रवीण, तो चतुर। यहाँ पर नगर तो होगा नहीं, देवनागरी होगी नहीं, ये लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है भैया, देवनागरी है। कहाँ से निकल के आई है, ब्राह्मी लिपि से निकल के आई हुई है भैया। ढोल तो होना नहीं है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, चतुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन कह रहा है सन्यासी का विलोम। अरे भैया देखो, सन्यासी
ये इसी तरीके से लिखा जाएगा, ये ध्यान देना, ये सन्यासी का सही रूप है। कुछ लोग ऐसे ही लिख के कहते हैं ये सन्यासी वाला सही है, या कुछ लोग ऐसे ही करके, नहीं भैया ये गलत है, सही रूप यही वाला है, ध्यान दीजिएगा। तो सन्यासी का जो होता है भैया वो क्या होता है, गृहस्थ। सन्यासी, जो व्यक्ति सन्यास एक तो धारण कर लिया है वो सन्यासी होता है, ठीक है, उसको गृहस्थ जीवन से कोई मतलब नहीं होता है। इसका विलोम क्या होगा, गृहस्थ, जिसको सन्यास से कोई ज्यादा खास मतलब नहीं होता है ना, मतलब वो अलग अलग जो है, इसका विलोम, सन्यासी का विलोम आपका क्या होता है, गृहस्थ, ठीक है। चलिए, ये मोह माया को त्याग दिए होते हैं और ये मोह माया में होते हैं, ये मोह माया में नहीं होते हैं, ये वाली बात है भैया। एक और भी आता है अनुरक्त, क्या आता है, अनुरक्त। इनको हम विरक्त की श्रेणी में रख सकते हैं। ये क्या है, विरक्त हैं, और ये क्या है, अनुरक्त हैं। जो घर द्वार से जेका मतलब रहे भैया, जेका घरे द्वारे से मतलब रहे, उनका अनुरक्त वाला कैटेगरी में रखब, और जेका मतलब न रहे, जेका मोह माया परित्याग कह दे रहा है, संसार से कोनो मतलब उनका खास न रहे, तो भैया उनका विरक्त की श्रेणी में रखा जाए, ठीक। तो विरक्त का विलोम अनुरक्त, या अनुरक्त का विलोम हम विरक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 76 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, कोल्हू का बैल होना, क्या होना भैया, कोल्हू का बैल होना। एकदम ध्यान से देखिएगा, बुरी तरह काम में लगा रहना, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मन लगाकर काम नहीं करना, गलत। निर्धन होना, गलत। बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ना, ये होता है भैया गुलरी के फूल होना, मतलब दिखाई ही ना देना, इस तरीके से। इसको बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ईद का चांद होना, ईद का चांद होना, ठीक है, ईद का चांद होना। कहते नहीं कि जब कभी मिलते हैं तो कहते हैं ईद के चांद हुई गया भैया, दिखाते ना, है ना। तो सेम टू सेम वही यहाँ पे भैया करिएगा कि बहुत दिनों के बाद दिखाई देना का किसका है, ईद का चांद होना। और कोल्हू का बैल होना मतलब बुरी तरह से काम करना, ठीक है। उसको जैसे कोई बहुत अच्छे से काम कर रहा हो, बहुत ही मन लगा के काम कर रहा हो, या बहुत मेहनती वाला काम कर रहा हो, तो उसको कहते नहीं कि भैया कोल्हू बैल होगा, इतना मेहनत करता है ना भैया। तो बुरी तरह काम में लगे रहना। तो मित्रों, ये जो आपका प्रैक्टिस सेट था वो सॉल्व होता है, ठीक है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो थोड़ा सा सहयोग आप लोग भी करिए, तभी हम लोग आपके साथ मिलकर मेहनत कर पाएंगे, है ना भैया। तो अच्छे से पढ़िए, खूब मेहनत करिए, और इस बार जो है अपना जो परचम है, सफल ध्वज है, वो लहरा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।